सभी मित्रों को नमस्कार। पुनः आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। उनसे पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। इधर अपने इस YouTube चैनल पर कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आया था। उसका रीज़न ये था कि सभी लोग बीमार चल रहे थे। उसका भी कारण ये है कि इधर ठंडी का मौसम ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण से उनको एडजस्ट करने में शरीर थोड़ा समय लिया, तो इसके लिए सॉरी। जो भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं हमारे इस लेक्चर को, अन्य दूसरे विद्यार्थियों को शेयर किया कीजिए ताकि वो सारे स्टूडेंट इनका लाभ उठा पाएंगे। खास करके जो स्टूडेंट इस ईयर एग्ज़ाम देंगे उनको आप शेयर कर दिया कीजिए ताकि यह वीडियो उनके लिए लाभप्रद हो पाए। दूसरी बात ये है कि हिंदी जैसे कि कविता भी पढ़ा रहे हैं हम, तो 7 चैप्टर कविता पढ़ा करके फिर हिंदी का जो कहानी वाला पार्ट था उनको ख़त्म कर लेंगे। इनके बाद संस्कृत को भी हम लोग बहुत ही तेज़ी से देख लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपको मदद मिल सके। और जो विद्यार्थी अगले ईयर एग्ज़ाम दीजिएगा यानी कि 2024 में कि 2023 में, तो वो तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमको आप पढ़ने के लिए उपयोग कीजिए। इसके बाद जो बातें होती है उनको आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव को हमको ध्यान से सुनिए, समझिए, हमारे लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद अपने से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये हमको फालतू लगता है कि ऑब्जेक्टिव करवाएं, इससे आपको ही नुकसान होगा क्योंकि आपके एक मौका को हम छीन रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हम यहीं करवा देंगे तो आपको जो अपने से बनाने का जो मज़ा है उससे आप वंचित रह जाइएगा। और लघुत्तरीय क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में रहता है, बुक में रहता है, उनको भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। PDF अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहे हैं, इनका कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि उसमें समय लगेगा और PDF तैयार करने में भी थोड़ा समय लगता है जो हम लोगों के पास है नहीं, तो उनको बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल ये करना है कि पढ़ना है हमसे और गैस पेपर का, मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है उनको पढ़ना है, उसके आंसर को पढ़ना है, तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को तो कम से कम अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब हम लोग चैप्टर की ओर, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ करते चलेंगे। लेकिन जैसे ही हिंदी खत्म होगा तो संस्कृत हम क्योंकि ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, तो संस्कृत को हम पढ़ाएंगे। उसमें भी जो इस ईयर एग्ज़ाम दीजिएगा फरवरी में, तो उनके लिए एक तरह से वो कैप्सूल रहेगा, क्रैश कोर्स रहेगा वो संस्कृत, तो उसको हम लोग करेंगे। फिलहाल आते हैं हम लोग आज के क्लास पर। आज का क्लास का नाम है, चैप्टर का नाम है भारत माता। भारत माता, भारत माता का जो कवि है उनका नाम है, क्या नाम है भारत माता के कवि का? क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत का पहले हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं। हम प्रायः यह बात कहते हैं कि जीवन परिचय को आप देखिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो ज़रूरत क्या है ऑब्जेक्टिव को यहाँ डील करने का? आप खुद से बनाइए, खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा और चेक कीजिएगा ना अपने दिमाग को, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत जो है भारत माता कविता का कवि है। इनका जो जन्म हुआ है वो 1900 ईस्वी में उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड को ही उत्तरांचल कहा जाता है। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था?
उत्तरांचल या उत्तराखंड के अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है। अल्मोड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पर्यटन के लायक जगह है, घूमने फिरने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ का एक क्षेत्र है कसौनी, कसौनी में इसका जन्म हुआ है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं पूरी तरह से। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल या उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कसौनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था, गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक पढ़ाई कसौनी में ही किए सुमित्रानंद पंत जी ने। बाद में जो हाई स्कूल की पढ़ाई था ये बनारस में जाकर के किए। ठीक है। पिताजी गंगादत्त पंत जो है टी एस्टेट में मतलब असिस्टेंट के पद पर थे। सरस्वती देवी इनके माताजी थी। किनके माताजी? सुमित्रानंद पंत की। सरस्वती देवी का बाद में डेथ हो गया तुरंत जन्म देने के बाद ही। ठीक है। इनकी प्रमुख रचना को हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख रचना, इसमें आपको उच्छ्वास है। अच्छा, आपको इन सभी चीजों को रटना नहीं है, देख लेना है, 10 टाइम रिवाइजिंग कर लेना है, रिवाइज करते रहना है, बस रटना नहीं है। ठीक है ना, रटना नहीं है। प्रमुख रचना से क्वेश्चन खूब आता है, ध्यान रखना है इसको। उच्छ्वास हो गया, पल्लव हो गया, इसके बाद ग्राम्या हो गया, ये रचना है इनका प्रमुख। इसके बाद चिदम्बरा हो गया, और कुछ रचनाएं हैं उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये जो चिदम्बरा रचना है, इन्हीं पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है पहले ही बता चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो साहित्य में उत्कृष्ट रचना रचता है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चिदम्बरा रचना पर, चिदम्बरा क्या है? एक पुस्तक है, एक बुक है। इस रचना पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंद पंत को? तो चिदम्बरा पर। जन्म कहाँ हुआ था सुमित्रानंद पंत का? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कसौनी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। माताजी का नाम सरस्वती देवी। ठीक है। ये जो ग्राम्या रचना है, इसी रचना से आपको भारत माता कविता लिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि ग्राम्या भारत माता कविता किस रचना से लिया गया? तो ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है। देखिए, सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि थे। छायावादी कवि का मतलब क्या है? ऐसा कवि जो प्रकृति के बारे में कविता लिखे, उनको छायावादी कवि कहा जाता है। मेघ के बारे में, बादल के बारे में। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सुमित्रानंद पंत जो है छायावादी कवि से ट्रांसफॉर्म हो गए, रूपांतरित हो गए मानवतावादी कवि की ओर। बाद में ये मानवतावादी हो गए। ठीक है। कहा यह जाता है कि सुमित्रानंद पंत के रचना में आपको निराला और प्रसाद दोनों का जो शैली है लिखने का, ये आपको यहाँ पर इनके कविताओं में मिलता है। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो भी एक छायावादी कवि है। प्रसाद कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो है आपको प्रसाद। इन दोनों की रचना का झलक आपको सुमित्रानंद पंत की रचना में मिलता है। मानवतावादी कवि का मतलब क्या हुआ? जो मनुष्य के दुख दर्द को अपने कविताओं में लिखे, जो मनुष्य के दुख दर्द को अपने कविताओं में दर्शाए, वर्णन करे, उसको मानवतावादी कवि कहेंगे। मानवतावादी कवि क्यों हो गए ये? अरविंद एक बहुत बड़े आनंद मठ की जो स्थापना किए थे अरविंद, बहुत बड़े, कहिए कि बंगाल का बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रसिद्ध विद्वान थे ये अरविंद घोष। आनंद मठ की रचना जो, आनंद मठ का जो स्थापना किया था। अध्यात्म पर बहुत खोजबीन, रिसर्च इन्होंने किया है, अनुसंधान। इनसे अरविंद के दर्शन से प्रभावित हुआ था सुमित्रानंद पंत, इसीलिए यह मानवतावादी कवि हो गए बाद में। ठीक है, मानवतावादी कवि हो गए बाद में, ध्यान रखना है। सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि कौन है?
जिनके रचनाओं में प्रकृति, मेघ, बादल, पेड़ पौधा, जीव जंतु, इनका वर्णन जिसमें रहता है उसी को छायावादी कहते हैं। बाद में ये मानवतावादी हो गए। मानवतावादी क्या है? जिसमें जो व्यक्ति, जिनके कविताओं में मनुष्य के सुख दुख, उनका जो दर्द है, उनका जो कष्ट है, वो जिस कविताओं में दिखे उसको मानवतावादी कहते हैं हम लोग। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर के ये मानवतावादी हो गए। भारत माता कविता में जो है आज़ादी के समय का भारत का जो स्थिति था, इनका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो यहाँ पर आपका जीवन परिचय इस चैप्टर का खत्म होता है। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को प्रेम से बनाइए, देखिए कैसे नहीं बनता है, बनाइए। ओके, अभी तुरंत जो है बीपी देव सर पॉज था ना वीडियो, उनको अभी ऑन किए, तो धन्यवाद। उधर बैठे हुए उस साइड, ठीक है। पहले तो ये सारी चीज़ें होने दीजिए, इनके बाद ऑफलाइन क्लास जहाँ हम लोग लेते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं हम लोग, उनका नाम है मास्टर माइंड ट्यूशन सेंटर, खौजरी, यहाँ पर सहरसा डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है। वहाँ पर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। कभी कभी एक दो झलक वहाँ का हम लोग देखेंगे, ठीक है। वहाँ का क्लास ऑफलाइन में पढ़ाने का एक अलग मज़ा है, एक अलग जुनून रहता है। वहाँ बच्चे सामने में है, कंटेक्ट अच्छा रहता है, एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है, पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो उनको कभी कभी आप लोग को दर्शन करवाएंगे। आपके बीपी देव सर जो मैथ पढ़ाते हैं, प्यारे से सर, वो भी वहाँ पर पढ़ाते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे कभी कभी। बात यह है कि हम तो सोच रहे थे कि उसी जगह पर क्लास करते हुए ही आपके वीडियो को अपलोड करवाया जाए, लेकिन होगा क्या कि क्वालिटी वो अच्छा नहीं आ पाएगा। वहाँ पर ढेर सारी असुविधाएं भी हैं, तो इस कारण से वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी लेकिन झलक उसका हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं भारत माता कविता की ओर। कहता है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। कवि कह रहे हैं कि जो है आपको भारत माँ गांव में निवास करती है। जैसा कि मैक्स मुलर का भी कहना था कि भारत का दर्शन करना है तो कहाँ जाओ? गांव में जाओ। तो भारत माँ कहाँ रहती है? गांव में रहती है। खेत में फैला हुआ है श्यामल, श्यामल मतलब ये काला रंग जो है आपको, इसी को श्यामला, श्यामल। खेत में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, मतलब भारत माँ की जो आंचल है वह धूल से भर गई है। गंगा यमुना में जो जल है वह आंसू का जल है। अब भारत माँ मिट्टी की प्रतिमा बन गई है और उदास है। यह चर्चा किया जा रहा है भारत के नागरिकों की स्थिति का, ठीक है। भारत माँ गांव में निवास करती है, खेत हरा भरा रहना चाहिए, लेकिन खेत कैसा रंग का है? काला रंग का है। धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माँ की आंचल धूल से भर गया है। हम लोगों का जिम्मेदारी है कि उस धूल को हटाए। गंगा यमुना में हमारे भारत के गरीब जनता का आंसू भरा हुआ है उनमें। भारत माँ अब मिट्टी की एक मूर्ति बन गई है, उदास हो गई है। पहला ये था। दूसरे अब पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में प्रवासनी। आज़ादी के पहले का अब चित्रण किया जा रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि भारत का जो नागरिक है वह गरीबी से तड़प रहा है। उनके शरीर पर फटा हुआ कपड़ा है, उनका संपूर्ण शरीर पर भी कपड़ा नहीं है। अधरों में चिर नीरव रोदन, कपड़ा जो है आधा शरीर पर कपड़ा है, मात्र अर्धनग्न है वो। युगों युगों से भारतीय नागरिक शोषण का शिकार रहा। पहले पठान यानी कि लोधी वंश का शासन झेला, मुगल वंश का शोषण झेला, अंग्रेजों का शोषण झेला, युग युग से शोषण झेलते हुए आया। वह कहता है कि भारत माँ अपने ही घर में प्रवासिनी हो गई है। प्रवासिनी का मतलब होता है दूसरे जगह से आकर के बसना। मतलब भारत माँ की ऐसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि वह दूसरे जगह से आकर के अपने घर में बसी है।
आगे चलते हैं हम लोग। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धछुति शोषित निरस्त्र जन मुड असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासली। जिस समय में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ था। कोटि मतलब करोड़, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। मतलब हुआ कि भारत माँ का जो 30 करोड़ संतान है, बेटा बेटी है, वह नग्न है, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वह भूखा पेट रहता है, वह शोषण का शिकार है, मूर्ख है, असभ्य है, जीवन जीने का तरीका मालूम नहीं है, अशिक्षित है, गरीब है, तरुतल निवासनी है। तरुतल निवासनी मतलब घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो कहाँ रहने के लिए मजबूर है? तरुतल, पैर के वृक्ष यानी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। तरुतल मतलब वृक्ष के नीचे रहने के लिए मजबूर है। यानी भारतीय नागरिक का ये स्थिति है, गरीबी का मार झेल रहा है। आज़ादी के समय की बात किया जा रहा है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। 30 करोड़ भारतीय जनता नग्न है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, भूखा है, शोषित है, मूर्ख है, जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है, शैली नहीं है उनके पास, अशिक्षित है, गरीब है, नतमस्तक है। नतमस्तक मतलब मजबूर। उसके बाद तरुतल निवासनी है, मतलब वृक्ष के नीचे, घर नहीं है, वृक्ष के नीचे रहने को मजबूर है। ठीक है, ये स्थिति अभी भी भारत का है, इनको हम लोग को ठीक करना चाहिए। ये स्थिति हुआ कैसे? तो अंग्रेजों के शोषण के कारण से ये स्थिति हुआ है। अंग्रेजों ने भारत को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, डैमेज कर दिया। इनके बाद की स्थिति का वर्णन यहाँ पर है। ये वर्णन आप लोगों की किताब में क्यों दिया गया? क्योंकि अभी से आप लोगों में देश प्रेम जगे, आपको समझ में आए कि आपके बाहर की दुनिया कैसा है। आप सिर्फ अपने परिवारों में उलझे हुए नहीं रहे, अभी से आपके अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हो, अभी से आपको दूसरे व्यक्ति का दुख दर्द पता चल सके। इसलिए यह कविता आपकी क्लास में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से व्याख्या करने का भी पूछेगा, तरुतल निवासनी का व्याख्या करो, तो क्या कहिएगा? भारत का नागरिक इतना गरीब है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह वृक्ष के नीचे निवास करने को, रहने के लिए मजबूर है। ठीक है, आगे कहता है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित करंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी। कहा जो देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, वह आज पैरों के तले रौंदा जा रहा है। कोई व्यक्ति आता है, मूर्ख बना देता है, शोषण करके चले जाता है। जो भारत का नागरिक धरती की तरह सभी कष्ट को सहने वाला था, आज उनका मन कुंठित हो गया है। कष्ट से, शोषण की पीड़ा से उनका मन अब संकुचित हो गया, संकीर्ण हो गया, कुंठित, छोटा हो गया। आज वह रो रहा है, आज लगता है कि वह राहु ग्रसित हो गया है। राहु मतलब उसको लगता है कि राहु एक मतलब अपशगुन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपशगुन के लिए कहता है ना कि पंडित जी सब कि राहुल चल रहा है तुम्हारे राशि में, बच के रहना। तो लगता है कि भारत माँ में राहु का प्रवेश हो गया है, राहु से ग्रसित हो गया है, यानी किसी बड़े शोषण के जंजाल में फंस चुकी है। शरदेंदु हासिनी का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा, शरदेंदु हासिनी का मतलब होता है जैसे कि ठंडी का जो मौसम होता है, जैसे कि आजकल का जो समय है, इसमें देखते नहीं है चंद्रमा अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो चंद्रमा लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। वही हाल भारत का हो गया है तो चंद्रमा शीतल, लेकिन वो अब ठंडी ने उसको ग्रसित कर लिया है, अपने चंगुल में फंसा लिया है। उनसे निकालना हमारा दायित्व है, हम सबों को यह
वीरा उठाना होगा। तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर ले रहे हैं, ठीक है, अर्थ को, कि जो देश सोने की चिड़िया कहलाती थी आज वह पैरों तले रौंदा जा रहा है। जो भारत का नागरिक कष्ट सहन करने के मामले में धरती के समान था, आज उनका मन, उन नागरिकों का मन कुंठित हो गया है। आज वह रो रहा है। आज भारत माँ लगता है कि राहु ग्रसित हो गया है। आज भारत माँ लगता है कि ठंडी मौसम का चांद हो गई है। मतलब है तो उसमें चमक, लेकिन उसको कुछ चीजें हैं जो घेर लिया है। अभी भी भारत का यही हाल है। पहले की तुलना में स्थिति ठीक है, लेकिन अभी भी भारत का यही हाल है। भारत का जो इतिहास है वह गौरवपूर्ण इतिहास है। भारत विश्वगुरु रहा है, लेकिन आज भ्रष्टाचारी व्यक्तियों ने, पढ़े लिखे व्यक्ति कुछ ज्यादा ही आज गलत कर रहा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कहीं नैतिकता की शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा है, अच्छे बनाने की शिक्षा दिया ही नहीं जा रहा है। तो भारत तो वही है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, धन के पीछे पागल वाला व्यक्ति ने क्या किया, भारत के जो चमक है उनको धीरे धीरे जो है ढक लिया। वही ये कह रही है सुमित्रानंद पंत। तो कविताएं, एक कविता क्या होता है, एक साथ आपको कई तरह की बातें को सिखाता है। यही तो कविता की मजा है। 2 पैराग्राफ और बचा है, उनको हम लोग देख लेते हैं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित। मतलब भारत माँ का जो भ्रिकुटी, मतलब ये वाला जगह, दोनों आँख का ये वाला जगह, ये क्या हुआ, चिंतित भ्रिकुटी। अब भ्रिकुटी क्या है, इसका अर्थ कि मतलब भारत माँ का जो भ्रिकुटी है वह चिंतित है। उनका मस्तिष्क जो है अंधकार से भर गया है। उनका जो नयन से आँख से निकलने वाला आंसू है वह अब इतना सूख गया है कि तुरंत वाष्प बन जा रहा है। गीता का जो ज्ञान है वह अब सिर्फ ज्ञान रह गया, सिर्फ शोभा के लिए रह गया है। श्री आनंद, आनंद श्री, शोभा के लिए रह गया है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को गीता का ज्ञान, कुरान का ज्ञान, बाइबल के जो ज्ञान है उनको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, पढ़ने का यही तो अर्थ है कि आप उनको अपने जीवन में उतारें। संस्कृत जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक श्लोक आता है कि क्रिया बिना ज्ञान भारम। यदि आप ज्ञान को अपने क्रिया में, काम में नहीं उतारते हो तो वह ज्ञान आपका बोझ है, भार है। ज्ञान तो है ही इसीलिए क्योंकि ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुंदर बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने जीवन को प्रेमपूर्ण बनाए, अपने जीवन को भगवान बुद्ध की तरह बनाए, भगवान कृष्ण की तरह बनाए, पवित्र जीवन बनाए खुद को। ये है मूल भाव। अंतिम जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उनमें आजादी के बाद का चर्चा कर रही है हमारे सुमित्रानंद पंत जी। कहते हैं, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। आजादी जो मिला, इस आजादी को पाने में हजारों महापुरुषों, हजारों क्रांतिवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने तपस्या करके आजादी दिलवाया। उन्होंने संयम धैर्य रखते हुए आजादी दिलवाया हमको। तो आज उनका तप, उनका संयम सफल हुआ और आज हम आजाद हुए। गांधी जी का अहिंसा भी सफल रहा। अब हमारा देश फिर से हरा भरा होगा। जनमन भय, प्रत्येक नागरिक के मन से जो डर है वह फिर से विदा होगा। संसार में परिवर्तन होता ही रहेगा। आज डर है, कल खत्म हो जाएगा। भव तम भ्रम, भ्रम भी दूर होगा। जग जननी जीवन विकासनी,
फिर से हमारी भारत माता जग जननी होगी, पूरे विश्व के लिए महापुरुषों को जन्म देगी, जीवन विकासनी, हमारे जीवन के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कविता आशावादी दृष्टिकोण पर ला करके खत्म कर रहा है कि संभावना अभी भी है, हम भारत को हरा भरा बना सकते हैं, हम भारत के प्रत्येक नागरिक के मन से डर को भगा सकते हैं, उनके जो भ्रम है दिमाग में बैठा हुआ उनको खत्म कर सकते हैं, और तब जाकर के हमारी भारत में फिर से जगजननी बनेगी, पूरे जगत में प्रकाशित होगी और जीवन का विकास कराने वाली बनेगी। क्वेश्चन को देख लेते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, तो वही गांव में निवास करने वाली, खेतों में अब हरियाली की जगह काला रंग है, धूल भरा भारत माँ का आंचल है, गंगा यमुना में आंसू का जल भरा हुआ है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बन गई है? शोषण के कारण से। ठीक है। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? वही जो भारत का जो नागरिक है भूखा है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, अशिक्षित है, असभ्य है। कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर विज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? क्योंकि आज भारत के लोगों के जीवन में गीता की जो बातें हैं वो दिख नहीं रहा है, सिर्फ आज वह शोभा के लिए हो गया है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? क्योंकि व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने संघर्ष किया, तपस्या किया, धैर्य रख करके लड़ते रहा भारत के लिए और भारत को आजाद करवाया। अब व्याख्या है, स्वर्ण सस्य पर पद तलुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। क्या कहिएगा इसका अर्थ? अर्थ ये होगा इनका कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत आज पैरों तले रौंदा जा रहा है। आज भारत के प्रत्येक नागरिक में जो धरती की तरह सहन करने की शक्ति है, उनका मन कुंठित हो गया है। अगला व्याख्या है, चिंतित विरकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। भारत माँ का जो विरकुटी है वह चिंतित है, उनका मस्तिष्क अंधकार से भर गया है, उनका आंख का आंसू सूख गया है और वह जो बची हुई आंसू है तुरंत वह वाष्प बन जा रही है। तो आज का कविता यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग पुनः प्यारे प्यारे चैप्टर को पढ़ते रहेंगे। आप लोग इसी तरह से शेयर करते रहिए। जो स्टूडेंट अब एग्जाम देगा ना, उनको जिनको जरूरत हो उनको शेयर कीजिए कम से कम। और जो भी लेक्चर देखते हैं कमेंट क्या कीजिए, हमारे प्रत्येक व्यक्ति कमेंट कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है। देखते हैं अगले क्लास तक में किसका किसका कमेंट आता है। ओके, नमस्कार।